प्रधानाचार्य सम्मेलन तो हर वर्ष होता है और हर वर्ष उपस्थित होकर के हम सभी विविध विषयों पर चर्चा करते हैं और वस्तुतः यह सम्मेलन हमारे लिए ऊर्जा का स्रोत है, हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। हम सभी यहाँ से पुराने विचारों का, चल रहे कार्यों का, परंपराओं का चिंतन करते हैं और आगे का काम कितना व्यवस्थित हो और वह कैसे हो, इस बात का भी चिंतन कर हम सभी जाते हैं। हम सभी शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाले कार्यकर्ता हैं और शिक्षा का क्षेत्र जो है यह प्रवहमान नदी के समान है। यह प्रवहमान नदी के समान इसलिए है कि शिक्षा के क्षेत्र में सतत चिंतन, मनन, नए नए प्रयोग के अवसर मिलते रहते हैं। और अगर सतत चिंतन की स्थिति नहीं है, मनन की स्थिति नहीं है, नए नए प्रयोग की स्थिति नहीं है, नई नई खोज कर कुछ अच्छा करने की स्थिति नहीं है, तो फिर क्या होता है कि हम जड़वत हो जाते हैं। हमारी स्थिति फिर नदी की तरह नहीं होकर के हमारी स्थिति तालाब की नाई हो जाती है और हो सकता है कि हमारे जीवन में भी वह षड़यंत्र पैदा करे, क्योंकि हमारा जीवन सामान्य जीवन नहीं है। हमारा जीवन एक आचार्य का जीवन है, प्रधानाचार्य का जीवन है, जिनसे अनेक लोगों का जीवन संवरना है, बनना है। हम सभी आलोक के पुंज हैं, प्रकाश के पुंज हैं और ये पुंज अगर मध्यम हो जाए, सुस्त हो जाए, बुझ जाए तो बहुत सारे लोगों का जीवन जो है वह बुझ जाए। इसलिए हमें हमेशा ये चिंतन करते रहना चाहिए, ये मनन करते रहना चाहिए कि हम कैसे अपने जीवन को ठीक करें, ज्ञान के आधार पर, क्रिया के आधार पर, भावना के आधार पर, और फिर इन निक्सों को लेकर के हम सामने वाले के जीवन को कैसे निर्मित करें, व्यवस्थित करें, यह हमारा प्रयत्न होना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में, विद्यालयी शिक्षा के क्षेत्र में हम सभी काम करते हैं। स्वाभाविक रूप से किसी भी देश की जो शिक्षा है वो तो विद्यालय में ही होती है, औपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा तो कहीं भी होती है, लेकिन औपचारिक शिक्षा विद्यालय के अंदर होती है। और औपचारिक शिक्षा का आधार सुदृढ़ इस कारण होना चाहिए कि जीवन का संपूर्ण मूल्यांकन वो अनौपचारिक शिक्षा के आधार पर आज नहीं हो रहा है, क्योंकि शिक्षा के सारे संदर्भ बदल गए हैं। प्राचीन गुरुकुल परंपरा में शिक्षा की स्थिति अनौपचारिक थी, इसलिए उस समय की परीक्षा पद्धति भी अलग थी, मूल्यांकन की कसौटियां भी अलग थी और उन कसौटियों के आधार पर लिखने पढ़ने का मूल्यांकन कम होता था। उनके जीवन का स्वभाव कैसा है, उनके जीवन की सत्प्रवृत्तियां कैसी हैं, अच्छाइयां कितनी हैं, इन बिंदुओं को लेकर के मूल्यांकन ज्यादा मजबूती के साथ होता था। लेकिन आज पढ़ने वालों की संख्या भी बहुत अधिक है। आज क्लासरूम में हम सामूहिक रूप से 30, 35, 40, कहीं कहीं इससे भी ज्यादा बच्चों को बैठा करके शिक्षा दे रहे हैं। हम अब जो एक सब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, एक एक व्यक्ति का विचार करना, एक एक छात्र का विचार करना, आज उस स्थिति में बहुत कमी आई है।
प्राचीन गुरुकुल परंपरा में एक एक बच्चे को केंद्र बना करके और उनका विकास कैसे हो, इसका प्रयत्न होता था। आज बच्चा केंद्र में नहीं है, आज कक्षा केंद्र में है। अगर आप सही कहिए तो आज जो शिक्षा की स्थिति है, बच्चा केंद्र बिंदु कहां है? एक आचार्य जाते हैं, कक्षा केंद्र में होती है। लेकिन फिर भी जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में हम कैसे अच्छा से अच्छा काम करें, यह हमारा प्रयत्न होना चाहिए। और इस प्रयत्न में सबसे मुख्य चीज है कि शिक्षा जो हम दे रहे हैं, बच्चों का जो निर्माण कर रहे हैं, समाज का जो निर्माण कर रहे हैं, उसका रास्ता क्या होना चाहिए, मार्ग क्या होना चाहिए। सबसे मुख्य बात यही है। अगर मार्ग मालूम नहीं है, रास्ता मालूम नहीं है, तो बड़ा भटकाव होता है। फिर आप क्या बनाना चाहते हैं और क्या बन जाएगा, यह कहना बड़ा मुश्किल होता है। यह भटकाव नहीं हो, इसलिए मार्ग चाहिए, रास्ता चाहिए। और वह रास्ता केवल मेरा अपना नहीं है, वह एक विद्यालय का नहीं होता है। कार्य की पद्धति विद्यालय की अच्छी हो सकती है, किसी विद्यालय की खराब हो सकती है, किसी विद्यालय की मध्यम हो सकती है, लेकिन एक देश के अंदर निर्माण का जो रास्ता होना चाहिए, मार्ग होना चाहिए, वो एक प्रकार का होना चाहिए। रास्ता अलग अलग नहीं होना चाहिए। यही रास्ता क्या है, इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं पॉलिसी। ये जो मार्ग है, वास्तव में यही मार्ग जो है वह पॉलिसी है, जिसको हिंदी में नीति कहते हैं। और हम चूंकि शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि शिक्षा की नीति और नीति के निर्धारक हम नहीं हैं। किसी भी देश की शिक्षा उस देश के शासकीय निर्देश के अनुरूप होती है। आज विद्या भारती भी शिक्षा के क्षेत्र में काम करती है। हम सिलेबस बना सकते हैं, लेकिन पॉलिसी नहीं बना सकते। विद्या भारती इस देश की शिक्षा की पॉलिसी नहीं बनाती है। हां, हम सिलेबस बना सकते हैं, हम करिकुलम भी नहीं बना सकते हैं, हम सिलेबस बना सकते हैं। करिकुलम और सिलेबस में अंतर है। हम सभी थोड़ी चर्चा भी करेंगे, मैं बौद्धिक करने नहीं आया हूं। ये करिकुलम और सिलेबस में क्या अंतर है, कोई बताएंगे क्या? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन करिकुलम एंड सिलेबस? थोड़ा बढ़िया से स्पष्ट कीजिए, यह थोड़ा सा बहुत स्पष्ट नहीं हुआ। हाँ, चलिए बताइए मनोज जी। सिलेबस जो है निर्धारित विषयों के पठन पाठन के लिए जो कंटेंट तय किया जाता है, उसको सिलेबस। और सिलेबस को गतिशील करने के लिए राज्य व्यवस्था में या देश की व्यवस्था में मानक तय किया जाता है कि इस रास्ते से इस काम को करते हुए आगे बढ़ना है। इसका जो फिक्स नियम व्यवस्था तय है, उसको कोई और बताएंगे क्या? हम बताइए। और उस सिलेबस को आगे क्रियान्वयन करने के लिए जिससे पढ़ते हम अपनाते हैं, उसमें क्या सुधार हो सकता है और उसके लक्ष्यों को पूर्ति करने के लिए हम उसको चलते हैं। चलिए ठीक है, कोई और खड़े हुए थे। हाँ, करिकुलम के अंतर्गत विद्यालय और विद्यालय के बाद बच्चों के विकास के लिए व्यवस्थाएं बनती हुआ है। सिलेबस विद्यालय के अंदर दोनों सिलेबस से छोटा वर्ग होता है, करिकुलम बड़ा वर्ग होता है। करिकुलम से बच्चों का और डेवलपमेंट हो सकता है, केवल सिलेबस से और डेवलपमेंट होना कम। ठीक है, बहुत सरल शब्दों में इसको हम समझें। करिकुलम क्या है? व्हाट टू डू, क्या करना है ना? व्हाट टू डू, क्या करना है, किस लेवल पर,
है ना, प्री स्कूल में क्या करना है ना, प्राइमरी में क्या करना है, मिडिल लेवल पर बच्चों के लिए क्या करना है, सेकेंडरी लेवल पर क्या करना है, हायर एजुकेशन लेवल पर क्या करना है, टेक्निकल क्षेत्र का एजुकेशन है तो वहां क्या करना है। ये व्हाट टू डू का चिंतन, किस लेवल पर क्या होना चाहिए, क्या देना चाहिए बच्चों को, व्हाट टू इम्पार्ट, क्या देना चाहिए, यह करिकुलम है जिसका फिक्सेशन हम और आप नहीं कर सकते। यह कौन करता है? यह सरकार की एजेंसी करती है। सरकार की एजेंसी एनसीईआरटी है, देश के लेवल पर, स्टेट लेवल पर एससीईआरटी है, वो करती है। जो सरकार की जो शिक्षा की पॉलिसी बनती है उसके आधार पर करिकुलम का निर्धारण होता है और उसमें केवल इस बात का उल्लेख होता है कि क्या करना है। यह करिकुलम है, इसमें आपका कोई हस्तक्षेप नहीं है। विद्या भारती करिकुलम नहीं बना सकती, लेकिन उस करिकुलम को आधार बना करके यह तय करना कि जो करिकुलम है व्हाट टू डू तो आ गया, लेकिन इस व्हाट टू डू को कैसे करना, हाउ टू डू, यह हाउ टू डू जो है यह सिलेबस है ना। क्या कहीं कोई कंफ्यूजन है? क्या कोई कंफ्यूजन नहीं है? यह बड़ी मुख्य चीज है, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है ये। हम जो है सिलेबस विद्या भारती भी तय करती है, बहुत सारे विषयों का सिलेबस सरकार की पॉलिसी के अनुसार विद्या भारती ने तय किया है। जैसे फिजिकल एजुकेशन का अपना सिलेबस है विद्या भारती का, योग शिक्षा का है, संस्कृत शिक्षा का है, संगीत शिक्षा का है, नैतिक आध्यात्मिक शिक्षा का है, पाठ्यक्रम है ना अपना पाठ्यक्रम, जिनका क्रियान्वयन हम विद्यालयों में करते हैं। जो कोर करिकुलम है, कोर सब्जेक्ट्स हैं, उनके अतिरिक्त विद्या भारती के कुछ विषय हैं जिनका क्रियान्वयन कोर सब्जेक्ट के अनुसार ही हम करते हैं। तो शिक्षा की जो पॉलिसी है, नीति है, उसके अनुसार करिकुलम तैयार होता है और करिकुलम के आधार पर फिर सिलेबस तैयार होता है। लेकिन अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी जो है वो शिक्षा नीति के प्रति है। देश की शिक्षा नीति क्या होनी चाहिए? हम 1986 से लेकर के और 2015 तक, इसके पूर्व तक भी बोलते थे नई शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति ही बोलते थे, न्यू एजुकेशन पॉलिसी ही बोलते थे। क्योंकि उसके बाद 1986 से लेकर के और 1992 में थोड़ा संशोधन आया था, उसके बाद से बीच में कोई शिक्षा नीति नहीं आई, इसलिए उसी का हम अनुसरण कर रहे थे। लेकिन 2015 ईस्वी में आपके ध्यान में होगा कि जब श्रीमती स्मृति ईरानी देश की मानव संसाधन विकास मंत्री हुई, तो उस समय शिक्षा पर नए सिरे से विचार करने का निर्णय हुआ कि शिक्षा की पॉलिसी पर विचार करना चाहिए। क्योंकि 1986 से लेकर के और 2015 के बीच में गंगा में बहुत पानी बह चुका था और शिक्षा, मैंने पहले ही कहा, यह सतत जो है बहने वाली एक प्रक्रिया है, सतत इस पर चिंतन मनन होते रहना चाहिए। लेकिन लंबे समय के कालखंड में यह चिंतन नहीं हो सका। 2015 में यह विचार हुआ कि देश की नई शिक्षा नीति जो 1986 से चली आ रही है, अब उस पर विचार करना चाहिए, क्या घटाना, क्या जोड़ना, इसका चिंतन होना चाहिए। और हम सबको याद होगा, बहुत से पुराने कार्यकर्ता भी बैठे हुए हैं, कि वो 2015 से लेकर के
और 2019 के बीच में बहुत गहन चिंतन हुआ। उस समय TSR सुब्रमण्यम को एक आयोग का जो गठन हुआ नई शिक्षा नीति पर विचार करने के लिए, 5 सदस्यीय आयोग का, तो उसने काफी चिंतन किया, लेकिन बीच में फिर परिवर्तन हुआ। देश के प्रख्यात वैज्ञानिक के कस्तूरीरंगन को फिर इसका अध्यक्ष बनाया गया और उनके चेयरमैनशिप में न्यू एजुकेशन पॉलिसी का ड्राफ्ट हमारे सामने मई 2019 में आया, जिसका क्रियान्वयन 2020 से हुआ। हम सबको यह याद है और हम सभी 2023 में आ गए हैं। पिछले वर्ष इस पॉलिसी को पूरे देश के अंदर सभी राज्यों में लागू करने का निर्णय हुआ है। स्वाभाविक रूप से विद्या भारती भी इसके लिए उत्तरदायी है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी की जो बातें हैं, जो विशेषताएं हैं, जो स्ट्रक्चर है और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के कारण जो आउटपुट आना चाहिए, आउटकम होना चाहिए, परिणाम आना चाहिए, उसका विचार हम सबको करना चाहिए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी की जो मुख्य बात है, पहली बात है कि चूंकि हम सब स्कूल से, विद्यालयी शिक्षा से जुड़े हुए हैं, तो स्वाभाविक रूप से इस सत्र में हम सभी महाविद्यालयी शिक्षा, विश्वविद्यालयी शिक्षा या हायर एजुकेशन के बारे में बात नहीं करेंगे, ना हम टेक्निकल एजुकेशन के बारे में बात करेंगे। हम सभी विद्यालयी शिक्षा तक ही अपने को सीमित रख करके चर्चा करेंगे। पहला जो इसमें परिवर्तन है वो स्कूल स्ट्रक्चर को लेकर के है। दूसरी बात जो इसमें आई है, जिस पर कि बहुत गंभीरता से चिंतन करने की जरूरत है, कि स्कूल स्ट्रक्चर के अंदर जो स्टेज तय किए गए हैं, किस स्टेज पर बच्चों को क्या देना, जिसको मैंने कहा कि करिकुलम क्या देना, एक इसकी जानकारी, इसकी समझ, ये प्रत्येक प्रधानाचार्य को बहुत अच्छी होनी चाहिए। तभी आप अपने आचार्यों को भी निर्देश दे सकते हैं, तभी ऐसे विषयों को लेकर के आप अभिभावकों के साथ जो है विचार मंथन कर सकते हैं। तो ये दूसरी बात कि किस स्टेज पर क्या देना, इसका निर्धारण है। इस चीज की बहुत अच्छी जानकारी हम सभी प्रधानाचार्यों के पास में होनी चाहिए। तीसरी चीज, इस शिक्षा नीति के अंदर यह बात आई है कि परंपराओं और मूल्यों, जब हम परंपराओं और मूल्यों की बात करते हैं तो स्वाभाविक रूप से उसका जो अधिष्ठान है वह भारत है। भारतीयता के अधिष्ठान पर ही जो परंपरा बिल्कुल सटीक है, वही हमारे लिए प्रयोग के योग्य है। उन परंपराओं के हमें वाहक होना चाहिए। दूसरा, मूल्यों के वाहक होने चाहिए हम सबको। जो हमारे ट्रेडिशंस हैं, बहुत अच्छे ट्रेडिशंस हैं, और जो वैल्यूज हैं, जिनके कारण जीवन का विकास होता है, जीवन की रचना होती है। थोड़ी देर जो है बातचीत कम करेंगे, ध्यान खिंचता है। हाँ, तो ये ट्रेडिशंस और वैल्यूज को लेकर के चलना है ना। और चौथी बात कि बच्चों का एवेल्यूशन, जो असेसमेंट सिस्टम है, मूल्यांकन है, वो मूल्यांकन कितना घनीभूत हो और कितना व्यापक हो। एवेल्यूशन की इंटेंसिटी होनी चाहिए और उनकी कंटिन्यूटी होनी चाहिए। मुख्य रूप से इन 4 बातों को अगर आप पूरे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ड्राफ्ट को पढ़ेंगे तो आपके ध्यान में ये 4 बातें आएंगी। और हमारे लिए भी जो अनुसरणीय है, ये मुख्य रूप से ये 4 बातें हैं।
और इन 4 बातों का अनुसरण प्रत्येक प्रधानाचार्य को, अगर आप चाहते हैं कि हमारे स्कूल का एडेप्टेशन न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार हो जाए, यानी हमारा विद्यालय अनुकूलित हो जाए, व्यवस्थित हो जाए 2020 के अनुसार, तो आपको इन 4 बातों को, 4 संदर्भों को ध्यान में रखना होगा। ये मोटा मोटी मैंने कहा, आप और भी कुछ संदर्भ को चुन सकते हैं, लेकिन इन मैंने जो समझा है तो मुझे लग रहा है कि ये 4 पक्ष से ही बाकी सारे पक्ष जुड़े हुए हैं। इसलिए अगर ये चाहते हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी केवल नारा का विषय नहीं हो कि चलो मंच से न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करना है, लागू करना है, क्या करना है, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, कब करना है ना। अब तो बहुत देर हो गई, अपेक्षा तो थी 2020 से ही ये सभी विद्यालयों में लागू हो, और विद्या भारती भी अब बहुत देर है, लेट है ना। विद्या भारती के विद्यालयों में भी कैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बातें, ठीक है हम किताब नहीं बदल सकते, लेकिन किताब के जो, पुस्तक के जो कंटेंट हैं, उन कंटेंट को देने की हमारी दृष्टि क्या होनी चाहिए, हमारा विजन क्या होना चाहिए, वो तो हम चेंज कर सकते हैं क्या? नहीं, हमारा विजन चलो चलता रहेगा, वैसा ही चलेगा। हम कंटेंट को नहीं बदल सकते, लेकिन विषय प्रस्तुतिकरण का जो संदर्भ है, नए जो रेफरेंस आए हुए हैं, उनको हम कैसे अपने विद्यालय में लागू करें, यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। अब अगली बात, स्पष्ट है उद्देश्य क्या है, यानी इसका उद्देश्य है शिक्षा की गुणवत्ता का विकास करना। आप में से प्रत्येक प्रधानाचार्य का विद्यालय वो क्वालिटी सर्किल बने, ए स्कूल ऑफ क्वालिटी एजुकेशन बने, है ना। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के केंद्र के रूप में आपका विद्यालय विकसित हो, यह न्यू एजुकेशन पॉलिसी का संदर्भ है। और बच्चों के किन पक्षों के विकास पर हमें बल देना है? एक, उनका स्वभाव बदलना, उनकी आदत को बदलना, और इस बार भाषाई दक्षता पर काफी बल है, लैंग्वेज स्किल को डेवलप करने पर, लैंग्वेज एफिशिएंसी को डेवलप करने पर, कि बच्चा पढ़ लेता है, मैट्रिक कर लिया, इंटर कर लिया, बीए कर लिया, 2 लाइन बोलते हैं तो लिंग संबंधी गलती, वचन संबंधी गलती, कहा किस शब्द का प्रयोग करना, अंग्रेजी में तो छोड़ दीजिए, हम अपनी ही भाषा में ठीक से बात नहीं कर सकते। इसलिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इस बार काफी बल दिया गया है कि भाषाई दक्षता का विकास हमारे बच्चों के अंदर कैसे ज्यादा से ज्यादा हो। और जब हम बच्चों की बात करते हैं तो आचार्यों का वर्कशॉप लगा करके ये लैंग्वेज स्किल को कैसे डेवलप करना, बढ़िया लिखना, बढ़िया बोलना, हमारी अभिव्यक्ति अच्छी हो। यह अपेक्षा नहीं है कि अंग्रेजी में बहुत अच्छी अभिव्यक्ति हो, अंग्रेजी में हो सो गुड, कम से कम जो हिंदी है और हमारी जो मातृभाषा है, क्षेत्रीय भाषा है, इस बार क्षेत्रीय भाषा पर काफी बल है। अब तो अभी जो सरकार है, केंद्र की सरकार, उसका तो इस बात पर बल है कि टेक्निकल एजुकेशन भी अगर रीजनल लैंग्वेज में हो तो शोध की प्रवृत्ति ज्यादा जगेगी, हम कुछ अच्छा खोज सकेंगे, इसलिए अच्छा खोज सकेंगे, बढ़िया से हम रिसर्च कर सकेंगे, क्योंकि हम बहुत अच्छी तरह किसी चीज पर सोच सकेंगे। हम इसलिए बहुत अच्छी तरह सोच सकेंगे कि रीजनल लैंग्वेज को बहुत अच्छी तरह से हम पढ़ करके समझ सकेंगे। तो पढ़ करके जब हम ठीक से पढ़ेंगे तो ठीक से समझेंगे, ठीक से समझेंगे तो ठीक से सोचेंगे, ठीक से सोचेंगे तो हम उस पर शोध भी कर सकते हैं, प्रयोग भी कर सकते हैं। यह फॉरेन लैंग्वेज में नहीं हो सकता है ना। फॉरेन लैंग्वेज में क्या हो सकता है? विद्या की मोटी मोटी पुस्तक तो पढ़ लेते हैं, कभी कभी अच्छे विद्वानों का संसर्ग भी तो हो जाता है, लेकिन लैंग्वेज बहुत बड़ा हर्डल हो जाता है ना।
अपनी ही बात को हम कैसे दूसरों तक ठीक से रखें, हमारे बच्चे अपनी बात को क्लासरूम में ठीक से रखें। कोई कार्यक्रम होता है, हम चाहे एनुअल फंक्शन करते हैं या अन्य कोई बच्चों का कार्यक्रम करते हैं, तो ऐसे अवसर पर हमारे बच्चों की अभिव्यक्ति अच्छी हो तो उसमें बहुत बड़ा हर्डल यही हो जाता है, लैंग्वेज। इसलिए बच्चों का जब तक मदर टंग ठीक नहीं होगा, जो उस क्षेत्र का, उस रीजन का लैंग्वेज है, रीजनल लैंग्वेज, वो जब तक ठीक नहीं होगा तो उनकी अंग्रेजी भी ठीक नहीं होगी। इसलिए इसमें भाषाई दक्षता पर काफी बल है। दूसरा, आज आवश्यकता किस बात की है कि वैज्ञानिक सोच का विकास कैसे हो, यह स्वभाव में वैज्ञानिकता कैसे आ जाए। स्वभाव में वैज्ञानिकता आने का मतलब क्या है, इससे हम क्या समझते हैं, थोड़ा आप बताइए। जैसे हमने कहा कि सोच में वैज्ञानिकता, स्वभाव में वैज्ञानिकता, इसका क्या मतलब होता है? कोई बताइए यार, गलत भी बोलिए ना, कोई जोर नहीं है कि हम सही ही बोलेंगे, गलत बोलिए, क्या दिक्कत है? नहीं, ये खोजी प्रवृत्ति का विकास, ये तो एक छोटा सा संदर्भ। वास्तव में ये स्वभाव में वैज्ञानिकता आवे, सोच में वैज्ञानिकता आवे, ये क्या है? वैज्ञानिक सोच का विकास, वैज्ञानिक स्वभाव का विकास, ये क्या है? और कोई बताएंगे? हाँ बोलिए, आप बोलिए, आप पहले बोले हैं। हाँ दीदी जी। ठीक है, एक बात तो इन्होंने रखी, ठीक रखी। दूसरा क्या है, हम विज्ञान तो बहुत पढ़ लेते हैं, है ना, मोटी मोटी पुस्तकें पढ़ लेते हैं, लेबोरेटरी में रिसर्च तो कर लेते हैं, लेकिन विज्ञान हमारे जीवन में जाए, है ना। विज्ञान जीवन में जाने का मतलब है कि हमारा स्वभाव उस अनुरूप बने, हमारा सोच उस अनुरूप बने। इसका मतलब यह हुआ कि हमारा खान पान, हमारे रहने का तरीका, सोने बैठने का तरीका, थूकने का तरीका, उन सब में वैज्ञानिकता। कभी कभी आप बहुत लोगों को देखते होंगे जहां बैठते हैं बगल में ही थूकते हैं, है ना। खाने पान पीने का बहुत विचार नहीं रहता, बहुत सारी गर्हित चीजें भी बहुत सारे लोग लेते हैं, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू आदि का बहुत के जीवन में काफी वर्चस्व रहता है ना। तो ये वैज्ञानिकता। फिर ये पर्यावरण हितैषी हम कैसे बने, ये भी वैज्ञानिक सोच है। आज वैज्ञानिक स्वभाव है कि जहां पर हम हैं वहां पर्यावरण के संतुलन का विचार करना, यानी एनवायरमेंट फ्रेंडली बनकर के हम अपना जीवन कैसे जिए, चाहे घर में जिए चाहे विद्यालय में जिए। इस प्रकार की सोच हमारी कैसे विकसित हो। हम ट्रेन में बैठे हुए हैं, हमारे कारण किसी दूसरे को असुविधा नहीं हो, है ना। हम किसी असुविधा के लिए उत्तरदायी नहीं हो, यह भी वैज्ञानिक सोच है। कहां कितना बोलना, कितना सुनना, यह भी वैज्ञानिक सोच है। यह साइंटिफिक थिंकिंग और साइंटिफिक नेचर, इस पर काफी बल है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर। फिर बच्चों के अंदर एस्थेटिक सेंस कैसे डेवलप हो, यह सौंदर्य बोध कैसे पैदा हो, हर चीज को बहुत बढ़िया से करना, लिखना तो सुंदर लिखना, बोलना तो सुंदर लिखना, कोई काम करना तो बहुत तरीके से करना, यह सोच कैसे विकसित हो। और नैतिक तर्क का विकास, तर्क उलूल जलूल तर्क नहीं देना, हमारा कोई तर्क नैतिकता की कसौटी पर, है ना, मोरल वैल्यूज की कसौटी पर हमारा तर्क कितना सटीक है, इस बात पर काफी बल है। और फिर यह डिजिटल एज है ना। इस डिजिटल एज में बच्चों को कैसे डिजिटलाइज करना, या कंप्यूटर या इंटरनेट आदि के माध्यमों के साथ बच्चों को जोड़ करके उनका विकास कैसे करना, इस पर भी काफी बल है। तो इस प्रकार से, और एक चीज
कि हमारे देश का बच्चा बच्चा वो भारत का ज्ञान रखे, है ना, सब कुछ तो समझे, लेकिन भारत को ही अगर नहीं समझा, देश को ही नहीं समझा, तो शिक्षा बेकार है। इसलिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इस बात पर काफी बल दिया गया है कि भारत का ज्ञान हमारे प्रत्येक बच्चे को ठीक ढंग से हो। अब इन चीजों को सिलेबस के भी हो सकता है, कंटेंट्स आपके पास में है, उन कंटेंट्स के अंदर भी बहुत सारी बातें आती होंगी, नैतिकता की बातें आती होंगी, भारतीयता की बातें आती होंगी। आप कंप्यूटर की शिक्षा दे रहे हैं, आप वैज्ञानिक विज्ञान पढ़ा रहे हैं, उसके अंदर भी वैज्ञानिक सोच स्वभाव आदि की बातें होती होंगी। लेकिन उन चीजों को और कैसे हम इंटेंसिटी के साथ बहुत सघन रूप में कैसे दें, इसकी प्लानिंग आचार्य बैठक में बैठ करके हमें करना चाहिए। इसलिए अब आवश्यकता इस बात की है कि केवल न्यू एजुकेशन पॉलिसी की विषय वस्तु की चर्चा नहीं करना। न्यू एजुकेशन पॉलिसी नीति तो आ गई, लेकिन नीति के अनुरूप क्या योजना होनी चाहिए हमारी, और उस योजना का क्रियान्वयन कैसे होना चाहिए, इंप्लीमेंटेशन कैसे होना चाहिए। अब इस पर हम सबको काम करने की जरूरत है। और आगे बढ़े हम। अब स्कूल स्ट्रक्चर जो 1986 की शिक्षा नीति के अनुसार था, वो क्या था सबको मालूम है। क्या था, कोई एक व्यक्ति बता दीजिए, कोई एक प्रधानाचार्य जी। हाँ हाँ, 10+2+3 यह स्ट्रक्चर था। और अब जो स्ट्रक्चर आया है क्या है, एक कोई बोलिए, एक कोई खड़े होइए। हाँ, 5+3+3+4। ये 5+3+3+4 का मतलब क्या होता है, कोई एक सब में आप नहीं बोलेंगे। हाँ, कोई एक बोलिए, दूसरा कोई। हाँ बोलिए आचार्य, प्रधानाचार्य आप बोलिए, आप बोलिए, आप बैठ जाइए। हाँ, ये जो 5 है, ये 5 का मतलब क्या है? हाँ, इसको कौन सा स्टेज कहते हैं? सब नहीं बोलेंगे, अभी वो बात कर रहे हैं, इसे सब नहीं बोलेंगे। ये तो बच्चों की तरह का क्लास हो गया ना, वो उनको बोलने दीजिए। आप उन पर क्यों नहीं भरोसा करते हैं कि वो ठीक बोलेंगे? हाँ, नहीं, प्राइमरी स्टेज तो ये नहीं है, कोई दूसरा करेक्ट कीजिए इसको। हाँ बोलिए, फाउंडेशन स्टेज है। अब फाउंडेशन स्टेज के 2 पार्ट हैं, है ना। एक तो जो उन्होंने कहा कि प्री स्कूल है ना, प्री स्कूल 3 वर्षों का है। पहले विद्या भारती में प्री स्कूल कितने वर्षों का था हमारे यहां? 2 वर्षों का। हम सभी प्रवेश बोध कह लें या अरुण उदय कह लें, इस प्रकार की 2 कक्षाएं हमारी चलती थी। लेकिन अब सरकार ने नीति तय कर दी है कि नहीं, प्री स्कूल जो होगा वह 3 वर्षों का होगा, यानी 3 इयर्स के एज में बच्चे का एडमिशन हो जाएगा सबसे नीचे की कक्षा में। आप उसका जो भी नाम दे दीजिए, है ना। अपने यहां तो उसका नाम अरुण है ना, कहीं जो है प्ले ग्रुप है, कहीं कुछ और भी नाम है, नर्सरी ही रख दिया है उसका नाम। तो एक तो वो 3 वर्ष की उम्र में, 3 से 4 वर्ष की अपेक्षा है, अब थोड़ा कम ज्यादा तो हो सकता है। फिर दूसरा जो क्लास है उसका ऊपर की जो उस कक्षा है, उसमें 4 इयर्स टू 5 इयर्स है। और उससे ऊपर की कक्षा है जिसको यहां क्या नाम रखा गया अभी, प्रभात सर। तो प्रभात जो है वो 3 to 4, 4 to 5, 5 to 6 इयर्स के बच्चे इसमें होंगे। एक तो ये हिस्सा है प्री स्कूल का, और दूसरा है 1 और 2 क्लास, ये फाउंडेशन स्टेज में ये 2 कक्षाएं और जुड़ी हुई है।
अब ये जो प्री स्कूल और 1 और 2 क्लास में क्या होना चाहिए, क्योंकि सत्र का समय तो छोटा है, केवल शायद 12-15 तक यह सत्र है, इसलिए बहुत चर्चा हम लोग विस्तार से नहीं कर पाएंगे। लेकिन इस स्टेज पर जैसे हमने कहा ना कि व्हाट टू डू, करिकुलम तो तय हो चुका है, लेकिन वह कैसे देना, अब इसकी योजना करके क्रियान्वयन की जरूरत है। लेकिन इस स्टेज पर व्हाट टू डू, करना क्या क्या है इस स्टेज पर, कम से कम यह समझ तो हमारी हो जाए। कैसे करना है ये तो बाद में भी हम चिंतन करेंगे, लेकिन इस स्टेज पर बच्चों के लिए क्या क्या करना है ना। कैसे करना है मैं नहीं पूछ रहा हूं, वो बड़ा भेग है, कठिन है, हो सकता है उसकी स्पष्टता अभी आपके सामने नहीं आई हो सांगठनिक स्तर पर। लेकिन क्या करना है यह तो ड्राफ्ट में भी लिखा हुआ है। जो एनईपी 2020 का ड्राफ्ट है उसमें भी यह लिखा हुआ है कि क्या करना है। तो क्या करना है इस स्टेज पर, कोई किसी ने दिमाग लगाया है क्या? मातृभाषा में बच्चों को बोलना, थोड़ा लगता है कि बहुत सटीक बात आप नहीं बोल पाए। हाँ ठीक है, लगता है कोई ना बोलिए। हाँ, एक बात उन्होंने कही कि इस स्टेज पर बैग्स और बुक्स का उपयोग नहीं के बराबर करना है। और अब तो तय कर दिया है कि नीचे से लेकर के ऊपर तक, क्लास 10 तक, ऊपर मतलब 11-12 नहीं है उसमें इंक्लूड, 10 क्लास तक बच्चे के बस्ते का वजन कितना होना चाहिए मालूम है ना? एनईपी में क्या तय किया है? नहीं पढ़ा आप लोगों ने लगता है एनईपी को, स्थूल तौर पर भी नहीं पढ़ा आपने। पढ़िए यहां से जाने के बाद, निश्चित पढ़िए, आप प्रधानाचार्य हैं। आप नहीं पढ़ेंगे तो आपके आचार्य तो बिल्कुल दूर भाग जाएंगे इससे। बच्चों के वजन का 10% होना चाहिए, ठीक है ना? अगर बच्चे का वजन, सपोज कीजिए किसी बच्चे का किसी क्लास में वजन 30 केजी हो, तो बस्ते का वजन कितना होना चाहिए? 3 केजी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कम हो जाए तो अच्छी स्थिति है, 3 केजी से ज्यादा वजन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? यानी इसका सीधा फॉर्मूला एनईपी के अंदर तय किया गया है कि बच्चे का जितना वजन है उसका 10% वजन होना चाहिए। दूसरी बात जो इसमें आई है वो है ECCE की योजना और उसका क्रियान्वयन। अब ECCE का फुल फॉर्म क्या है, किसी ने पढ़ा है क्या? हाँ, मनोज जी बताएंगे लगता है। हाँ नहीं, फुल फॉर्म क्या बोले अवधेश जी? अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, है ना? अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, अरे ध्यान में लाइए इन चीजों को। आपको तो अभिभावक को भी भागीदार बनाना है इस योजना के क्रियान्वयन में। स्पष्ट एनईपी के ड्राफ्ट में लिखा हुआ है, देयर मस्ट बी द पार्टिसिपेशन ऑफ गार्जियंस in the process of implementation of new education policy 2020, है ना? यह स्पष्ट है। इसलिए बहुत उत्साह के साथ, बहुत ऊर्जा के साथ इसका अध्ययन करना और इन चीजों को कैसे अभिभावकों तक ले जाना, कैसे बच्चों को तक ले जाना, यह आपका विषय है। यह विद्या भारती के पदाधिकारियों के चाहने से लागू नहीं होगा। ये कितना भी कुछ कर ले, कोई निरीक्षक लागू नहीं करेंगे इसको, सेक्रेटरी लागू नहीं करेंगे, संगठन मंत्री लागू नहीं करेंगे। ये सारी चीजें आपके द्वारा होनी है, आपके माध्यम से होनी है। आपके माध्यम, दैट मीन्स आप जो टीम बना करके काम करते हैं विद्यालय में,
जिसका नेतृत्व आप करते हैं, तो ये आप सबकी भूमिका है, ठीक है ना। ये अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, इसके दो पार्ट हैं। केवल एजुकेशन नहीं होगा, ध्यान में आ गई बात ना। ये ईसीसी 3 क्लास में लागू करना है, यानी 1 क्लास से पहले जो प्री स्कूल है 3 इयर्स का, जिसके वो आपने अरुण उदय प्रभात का नाम दिया है, उसमें लागू होना है। उसमें क्या करना है? आपको 2 काम करना है। केवल एजुकेशन नहीं देना है, केयर, है ना, उनके हर पक्ष की चिंता करना। वो क्या खा के आता है, टिफिन में क्या लेकर के आता है, इसकी चिंता करना। उनका यूनिफॉर्म किस स्थिति में है, इसकी चिंता करना। कभी संपर्क के दौरान, अब तो अभिभावक संपर्क सभी विद्यालयों के लिए, नॉट ओनली फॉर विद्या भारती, यह अनिवार्य है। अब तो विद्या भारती के इस वैशिष्ट को पूरे देश के सभी विद्यालयों में, सभी शासकीय और गैर शासकीय विद्यालयों में लागू करने का संकल्प इसमें व्यक्त किया गया है, रेजुलेशन लिया गया है इसके अंदर, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ड्राफ्ट के अंदर, क्या है ना। तो आप जो उनके साथ शेयर करेंगे, उसमें इन पक्षों को रखना। उनका यूनिफॉर्म कैसा होना चाहिए, नाखून बाल की क्या स्थिति होनी चाहिए। बच्चा विद्यालय आता है, कभी छोटे छोटे बच्चे सो जाते हैं, हमारे आचार्य डांटते भी हैं, जबरदस्ती नींद से जगा करके पढ़ाते भी हैं, है ना। अब इन स्थितियों पर रोक लगाने की जरूरत है। आप कभी प्रयोग कीजिए, कोई बच्चा जो है 1.5 घंटा 1 घंटा 2 घंटा पढ़ते पढ़ते सो जाता है, गहरी नींद में चला जाता है, और उसी अकल गहराई में जब होता है वो नींद की, और उस समय आप 10 दिन तक लगातार जगा करके उनको पढ़ाइए, उस बच्चे का माइंड डल हो जाएगा। ये बिल्कुल वैज्ञानिक समझ है ना, साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग है ये। आप प्रयोग करके देख लीजिए, वो बच्चा फिर दूर भागेगा शिक्षा से। सजेशन क्या है? अभी बच्चा सोना चाहता है, सुला दीजिए। खाना चाहता है, थोड़ा सा उससे ही इंजॉयमेंट मिलता है, उसके लिए प्रेरित कर दीजिए। अभी बच्चा खेलना चाहता है, खेलने दीजिए। बच्चा जो है थोड़ा सा चाहता है कि कुछ कथा कहानी हमें सुनावे आचार्य जी, तो कथा कहानी सुनाइए। यही तो चलता है ना, इसी का सजेशन है। इसलिए ईसीसी में क्या है, एजुकेशन पहले नहीं है, पहले केयर है, केयर एंड एजुकेशन है, एजुकेशन एंड केयर नहीं है। ध्यान दीजिएगा, एजुकेशन एंड केयर नहीं है ना। हाँ, ईसी नहीं है, ईसीसी ही है ना। इसलिए जरा इसके दार्शनिक पक्ष को सोचना कि इसका फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट क्या है ना। एक तो ये ईसीसी का क्रियान्वयन, केयर एंड, फिर तब एजुकेशन। एजुकेशन में क्या करना, इस लेवल पर केयरिंग की बात तो हो गई, अब इस लेवल पर एजुकेशन के लिए क्या करना। आप ध्यान देंगे कि ईसीसी के क्रियान्वयन के लिए एनईपी के ड्राफ्ट के अंदर भारत सरकार या राज्य सरकार के 4 विभागों को इन्वॉल्व किया गया है। ध्यान में है ना, कौन कौन से 4 विभाग इन्वॉल्व हैं? ऊपर की कक्षाओं में लागू करने के लिए 4 विभाग इन्वॉल्व नहीं है। सरकार के मंत्रालय, 4 मंत्रालय इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन ईसीसी के क्रियान्वयन के लिए 4 मंत्रालय को इन्वॉल्व किया गया है। पता है ना, लगता है आप लोगों ने ईसीसी का ड्राफ्ट नहीं पढ़ा है ना, नहीं तो रिस्पॉन्स आता। या नहीं, डाइट एससीईआरटी डिपार्टमेंट नहीं है, वो एजेंसी है। मैं कह रहा हूं सरकार के 4 मंत्रालय इन्वॉल्व हैं, मैंने एजेंसी नहीं कहा है ना। 4 मंत्रालय कौन कौन? एक तो शिक्षा विभाग है, अब मानव संसाधन विभाग अब नाम हट गया, अब तो शिक्षा विभाग है। अंदाज से मत बोलिए भाई साहब, कला संस्कृति विभाग तो इसमें नहीं है, ठीक। हाँ, स्वास्थ्य विभाग है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग है इसके अंदर, और बाल और महिला कल्याण, और एक विभाग और कौन सा है, जनजातीय मामलों से संबंधित मंत्रालय, है ना।
ट्राइबल क्षेत्र में यह एजुकेशन बहुत अच्छा हो। तो एक ये 4 मंत्रालय को इन्वॉल्व किया गया है। इसलिए यहां क्या है, केयर में क्या है, न्यूट्रिशन बहुत प्रमुख है। इसका पोषण बच्चों का, छोटे छोटे बच्चों का ठीक से होना चाहिए। इसलिए पोषाहार की व्यवस्था, जो मिड डे मील है, इसका विस्तार किया गया है इसमें, है ना। मिड डे मील का विस्तार किया गया है। और अब ऐसा है कि मिड डे मील के अंदर बच्चों को अब नॉन वेज भी देने की योजना है, फ्रूट्स भी देने की योजना है, भोजन को और थोड़ा सा रिच करने की जो योजना है। अब ये स्टेट गवर्नमेंट पर है कि ये कब लागू करें। अभी तो थोड़ा हमारे यहाँ जो बिहार सरकार है, इसका उत्साह भी कम है ना, कुछ कारणों से। अब उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन ये सारी चीजें यहां लागू होनी है। तो ये ईसीसी का क्रियान्वयन बहुत अच्छी तरह हो, बच्चों का नर्चरिंग हो, उनके न्यूट्रिशन पर चिंतन हो, केयर हो, फिर उनका एजुकेशन। और एजुकेशन में बैग और बुक्स का वजन वह कम से कम हो। फिर 2 क्लास लेवल तक बच्चों को कोई होमवर्क नहीं देना है, यह भी सजेशन है ना। नीचे तो देना ही नहीं है। बच्चे आएंगे विद्यालय, जो कुछ पढ़ेंगे, ऑरल प्रैक्टिस होगा, रिटन प्रैक्टिस होगा, लेकिन उनको होमवर्क नहीं मिलेगा। 2 क्लास तक इसको प्रतिबंधित किया गया है कि 2 क्लास तक बच्चों को होमवर्क नहीं मिलेगा। और बैग के बारे में अब यह है, सरकार की तो योजना इतनी है कि एक डिजिटल वेइंग मशीन प्रत्येक विद्यालय को लगाना होगा, है ना। और सरकारी अधिकारी कोई चाहे तो वे जाकर के बच्चों के बस्ते का वजन कर सकते हैं कि वास्तव में इस स्कूल में एनईपी का अनुपालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यह प्रत्येक विद्यालय में एक डिजिटल वेइंग मशीन होना चाहिए, है ना। वो जो आजकल ट्रेडिशनल जो पहले आता था मैनुअल वाला, वो नहीं, डिजिटल वेइंग मशीन होना चाहिए। यह बिल्कुल प्रेस्क्राइब्ड है, एनईपी ड्राफ्ट के अंदर डाला हुआ है ये, और क्या करना है उसके अंदर डाला हुआ है ये। इसलिए इन चीजों को कैसे क्रियान्वित करना और इस लेवल पर अच्छी आदतों का विकास, अच्छे स्वभाव का विकास, कुशलताओं का विकास, इस पर काफी बल दिया गया है कि इस लेवल पर हमें बच्चों के हैबिट्स को ठीक करना है। उनके सोने जागने का, उनके बैठने उठने का, लोगों से बात करने का, ये हैबिट्स बहुत अच्छे हो, स्टाइल्स बहुत बढ़िया हो, इन सारी बातों पर बल दिया गया है। और एक विशेषता और है कि ये जो प्री एजुकेशन है, जो 1 से पहले जो 3 क्लासेस हैं, इसको देने के लिए जो आंगनबाड़ी है, वास्तव में आंगनबाड़ी की शिक्षा पद्धति बहुत अच्छी है, लेकिन आंगनबाड़ी पूरे देश के अंदर फार्स हो गई है, हम सब जानते हैं। एक तो आंगनबाड़ी की दीदी की नियुक्ति जैसे तैसे हो गई, नियुक्ति हो गई तो आंगनबाड़ी केवल है पोषाहार लेने के लिए है, पोषाहार बेचने के लिए है, वह एक कमाई का जरिया बन गया है, बच्चों के विकास का जरिया नहीं बना है। तब सरकार ने निर्णय लिया है कि उस आंगनबाड़ी को आसपास के किसी प्राइमरी स्कूल के साथ जोड़ना और उसका सशक्तिकरण करना, उसको रिसोर्सफुल करना, संसाधनों से युक्त करना। और जिस आसपास में कोई आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है, वहां प्राथमिक विद्यालय के साथ नई आंगनबाड़ी को शुरू करना। लेकिन वो प्राथमिक विद्यालय के साथ वो आंगनबाड़ी प्रारंभ होगी और वहां के प्रधानाचार्य उसके केयर टेकर होंगे। जो प्राथमिक विद्यालय की शिक्षा समिति होगी, वह समिति आंगनबाड़ी वो ठीक ढंग से काम करे, बच्चों के विकास के लिए ठीक से काम करे, इस दिशा में वो शिक्षा समिति सोचेगी और काम करेगी। इसलिए आगे आंगनबाड़ी को बहुत अच्छी तरह से मजबूत करना, इस पर काफी बल दिया गया है। ये कुछ काम हैं जिनको फाउंडेशन स्टेज पर करना है। नाम इसका फाउंडेशन स्टेज है, यानी नींव को बहुत अच्छी तरह तैयार करना। यह फाउंडेशन ठीक होगा तो फिर ऊपर का जो मकान है
वो मजबूत बनेगा। इसलिए इस फाउंडेशन स्टेज पर हम चर्चा करेंगे। यहां तक किसी को कुछ कहना है? किन्हीं के मन में कोई विचार है, लग रहा है कोई बात छूट रही है, तो आपकी ओर से वह बात आनी चाहिए ना। चलिए आगे बढ़े, समय भी बिल्कुल अब 15 मिनट है। और अब है दूसरा स्टेज, है प्राइमरी स्टेज। तो प्राइमरी स्टेज के अंदर कौन सी कक्षाएं आती हैं, कौन बताएंगे? कोई बताइए, प्राइमरी स्टेज के अंदर कौन सी कक्षाएं आती हैं? 3, 4, 5। बहुत अच्छा। अब प्राइमरी स्टेज पर, यानी यह प्रारंभिक स्तर पर या प्राथमिक स्तर पर हमें क्या क्या करना, यह ध्यान में आ रहा है क्या कि प्राथमिक स्तर पर क्या करना, मुख्य सजेशंस क्या है? बातें बहुत सी हैं, लेकिन मुख्य रूप से क्या करना है? देखिए, आप एक काम बहुत मजबूती से करना है इस स्तर पर, 3, 4, 5 लेवल पर। अभी तक क्या होता है, बच्चे जोड़ घटा गुना भाग सीख लेते हैं, है ना, बहुत अच्छी तरह। और सारा मैथमेटिक्स जो है उसका जो बेस कॉग्निटिव एस्पेक्ट है, यानी बेसिक नॉलेज जो है, वो इन्हीं से जुड़ा हुआ है। अगर किसी को जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना नहीं आवे, तो वह तो मैथमेटिक्स की आगे की बातों को सीख ही नहीं सकता है, समझ ही नहीं सकता है। इसलिए इस पर आवश्यक है। लेकिन क्या होता है, हमारे आचार्य जी उनको हनुमान कूद कराते हुए लेकर चले जाते हैं, है ना। अब उनको भाग नहीं आता, डिवीजन नहीं आता है, सब्ट्रैक्शन नहीं आता है, मल्टीप्लिकेशन नहीं आता है, लेकिन उनको अब वर्गमूल बनाने के लिए सिखा दिया। उनको एचसीएफ निकालने के लिए बताते हैं, एलसीएम निकालने के लिए बताते हैं। अब वो चीजें उनकी समझ में ही नहीं आती। वह गुणा भाग अगर नहीं ठीक से किया है, अगर हम बच्चे को पूछ दें, अलग से जोड़ देंगे तो वह कर लेगा। कभी कभी क्या होता है, गणित का लैंग्वेज पकड़ने की उनकी क्षमता नहीं होती है, क्योंकि उनको क्लासरूम में अवसर नहीं मिलता है। अब वह जोड़ घटा गुना भाग अगर सीख भी जाता है और हमने थोड़ा सा ट्विस्ट करके दे दिया कि एक वस्तु का दाम 10 रुपये है, तो 25 वस्तु का दाम कितना होगा, है ना। उनको आता है, मल्टीप्लिकेशन आता है, लेकिन वह लैंग्वेज को नहीं समझने के कारण वो बहुत सारे बच्चे फिसल जाते हैं। अब 10 वस्तु का दाम 100 रुपये है, तो एक वस्तु का दाम कितना होगा, आप देखेंगे बच्चे फिसल जाते हैं। उनको डिवीजन आता है, भाग करना आता है, लेकिन इस लैंग्वेज की समझ नहीं होने के कारण वो उसका प्रोसेस नहीं कर पाता है। ये इसको कहते हैं फाउंडेशनल न्यूमेरेसी। अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में यह बल दिया है कि प्राइमरी स्टेज पर कोई बच्चा अगर 2, 3, 4, 5 क्लास तक पढ़ा है, और सभी क्लास में मैथमेटिक्स है, न्यूमेरेसी है, सभी क्लास में जो है हम लैंग्वेज पढ़ाते हैं, इंग्लिश पढ़ाते हैं, हिंदी पढ़ाते हैं, रीजनल लैंग्वेज पढ़ाते हैं, कोई मदर टंग पढ़ाते हैं, तो स्वाभाविक है कि इतना ज्यादा कुरेदना, मैंने पहले कहा था कि ये स्किल का डेवलपमेंट ये कैसे होगा, अभ्यास से होगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में अभ्यास पर काफी बल दिया है। हम क्या करते हैं, पहले से रोट मेमोरी मेथड से पढ़ाने की हमारे यहां ज्यादा पद्धति रही है। रोट मेमोरी मेथड यानी जो तोता की तरह रटो, ये तोता रटन विधि नहीं होगा। अब क्या होगा, अभ्यास से बच्चों को सिखाना, और यह अभ्यास प्राइमरी लेवल पर क्लासरूम में ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। जब अभ्यास के माध्यम से कोई चीज बच्चा सीखता है तो वह ज्ञान जो है वह पक्का होता है, टिकाऊ होता है, और वह ज्ञान हमेशा उस बच्चे का साथ देता है। फिर आप कोई क्वेश्चन पूछते हैं, वह बाजार में सब्जी खरीदने जाता है तो फटफट कैलकुलेशन कर लेता है ना। और यह चीज दुर्बोध नहीं है। आप बाजार में जाते हैं, सब्जी खरीदने के लिए जाते हैं, आप देखे होंगे कोई बूढ़ी सब्जी बेचती है, जिन्होंने किसी क्लासरूम में कभी जीवन में नहीं पढ़ा, कोई बूढ़ा आदमी बैठ करके
या कोई लड़का ही है, उसने 1 क्लास की पढ़ाई नहीं की है, कुछ लिखने के लिए कहेंगे तो नहीं दिखेगा। लेकिन अगर कोई चीज 17 रुपया किलो है, 700 ग्राम का दाम कितना होगा, हमको और आपको निकालने में दिक्कत हो जाती है। लेकिन आप देखेंगे वो बूढ़ी औरत जो सब्जी बेच रही है, उनको निकालने में दिक्कत नहीं है। कभी आपने अनुभव किया है क्या? है क्या आपके जीवन में ऐसा आया है कि नहीं आया है कि वह सब्जी बेचने वाला या बेचने वाली, उसकी शिक्षा नहीं है, लेकिन उसका रिस्पांस कितना तगड़ा है और कितना वो इंस्टेंट है, लगता है एकदम प्रिपेयर्ड है। हमको आपको कैलकुलेशन करना होगा, मोबाइल निकाल करके जोड़ना होगा, कैलकुलेटर निकाल के जोड़ना होगा, उनको नहीं करना पड़ता है। ऐसा कैसे होता है? यह मिरेकल कैसे होता है? यह होता है अभ्यास से। इसलिए मैथमेटिक्स जो है ना, फॉर्मूला रटा करके सिखाने की चीज नहीं है। ये जितना आप अभ्यास कराएंगे, जितना अधिक अभ्यास कराएंगे, वह नॉलेज उनका पार्ट बन जाएगा, हिस्सा बनेगा उनके जीवन का। और नॉलेज तो वही है जो जीवन का पार्ट बने, वही नॉलेज है। और जीवन का पार्ट कब बनता है नॉलेज? जब स्किल्स के साथ उसको जोड़ते हैं, कुशलताओं के साथ जोड़ते हैं। और कुशलताओं के साथ नॉलेज कैसे जुड़ता है? जब उसका अधिक से अधिक अभ्यास होता है। और अभ्यास कराने की जिम्मेवारी किसकी है? अब तो सारे अभिभावक तो नहीं करा सकते, सब तो पढ़े लिखे नहीं है, ज्ञानी नहीं है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, बच्चा विद्यालय आता है तो विद्यालय में हम सबकी है। इसलिए आचार्य के काम के पैटर्न को, स्टाइल को कैसे चेंज करना, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार। ये फाउंडेशनल लिटरेसी या न्यूमेरेसी, बच्चा 5 क्लास पास कर जाता है, हम उनसे पूछते हैं एक साधारण सा वर्ड का हिज्जे पूछते हैं, डाकघर का हिज्जे क्या होगा, या डाकघर की वर्तनी क्या है, स्पेलिंग क्या है। बहुत सारे बच्चे अटपटे बोलेंगे, है ना, डॉ में आकार बोलेंगे, या वे ये भी बोल सकते हैं कभी कभी हर्षिकार दीर्घिकार, कोई शब्द वाला हर्षिकार दीर्घिकार वाला है तो बड़ी ई तो छोटी ई, ऐसा कुछ बोलते हैं। लेकिन लैंग्वेज में क्या सजेशन है ना? क्योंकि कोई भी लैंग्वेज है वो तो व्याकरण से अनुशासित है। लैंग्वेज वो डिसिप्लिन रहता है, किससे रहता है? व्याकरण के कारण, ग्रामर के कारण। अगर लैंग्वेज के साथ हम ग्रामर को अटैच नहीं करेंगे तो भाषा तो उच्छृंखल हो जाएगी। तो ये भाषा की उच्छृंखलता उनके जीवन में नहीं आवे, इसलिए एक हिज्जे भी अगर बच्चा बोले तो वो बहुत अच्छी तरह बोले। अब हर्षई दीर्घई को कैसे बोलना, और उसी चीज को जब मात्रा के रूप में हम लिखते हैं तो कैसे बोलना, दोनों में अंतर है कि नहीं? जब हम उसको वर्ण के रूप में लिखते हैं, संयुक्त ये स्वर वर्ण के रूप में लिखते हैं, हर्षई दीर्घई ऐसा पढ़ते हैं। लेकिन उसी को जब हम मात्रा के रूप में लिखते हैं तो क्या करते हैं? आकार, हर्षिकार, दीर्घिकार ऐसा पढ़ते हैं ना, हर्षुकार, दीर्घुकार, दोनों के पढ़ने का स्टाइल चेंज है। इसलिए इन कुशलताओं का विकास यह है फाउंडेशनल लिटरेसी, साक्षरता। कि बच्चा अगर 5वीं कक्षा पास करके निकला है और अगर ये त्रिभाषा फार्मूला, 3 लैंग्वेज फार्मूला आपको बहुत मजबूती से उसको लागू करना है एनईपी के अंदर, यह इस बात का सजेशन है। अगर 3 भाषा पढ़ा है बच्चे ने तो उन भाषाओं को पढ़ने के कारण जो सामान्य कुशलता होनी चाहिए, भाषा की सामान्य कुशलता क्या है? भाषा की सामान्य कुशलता है कि उसको पढ़ने के लिए आ जाए। अगर हिंदी पढ़ी है उसने, हिंदी भाषा, तो हिंदी पढ़ने के लिए आ जाए, हिंदी ठीक ठीक शुद्ध शुद्ध लिखने के लिए आ जाए। अंग्रेजी पढ़ी है तो अंग्रेजी शुद्ध शुद्ध लिखना, एक तो पढ़ना आ जाए, दूसरा बोलना आ जाए, तीसरा लिखना आ जाए, और चौथा कि कोई दूसरा व्यक्ति अगर बोल रहा है तो उसको सुन करके समझने की क्षमता आ जाए। ये 4 स्किल्स है ना लैंग्वेज के, ये फाउंडेशनल लिटरेसी है। इसी को हम क्या कहते हैं? फाउंडेशनल लिटरेसी, यानी मूलभूत साक्षरता, आधारभूत साक्षरता। यह आधारभूत साक्षरता कैसे आवे बच्चों के अंदर, इस बात पर एनईपी के अंदर काफी बल दिया गया है। और दूसरा फाउंडेशनल न्यूमेरेसी, जिसकी चर्चा हम कर चुके। बच्चा 5वीं कक्षा तक गणित पढ़ता ही है
तो गणित पढ़ने के कारण व्यवहारिक जीवन में जो गणित का उपयोग है ना, डे टू डे लाइफ में, उस क्षमता का विकास उनके अंदर हुआ कि नहीं हुआ, है ना। इस पर काफी बल दिया गया है प्राइमरी लेवल पर ही। दूसरा कि इस लेवल पर जैसे वहां तक था कि 2 क्लास तक कोई होमवर्क नहीं देना है, लेकिन इस लेवल पर बच्चों को 2 घंटे का होमवर्क देना है। 2 घंटे से कम नहीं होना चाहिए, स्वतंत्र है आप, अधिक से अधिक जो काम हो, लेकिन इतनी बातें जरूर होनी चाहिए। 2 घंटे का होमवर्क होना चाहिए, फाउंडेशनल लिटरेसी होनी चाहिए, फाउंडेशनल न्यूमरेसी होनी चाहिए, बच्चों को 3 भाषा का ज्ञान होना चाहिए, उन भाषाओं में बच्चे अपने को व्यक्त कर सकें, लिख सके, है ना, उसको पढ़ सके, समझ सके, ये क्षमता उनके अंदर विकसित करने का प्रयास। यानी पंचम कक्षा पास करके निकले, षष्ठ में जाए, क्लास आते हैं 6, 7, 8 है, मिडिल स्टेज है। अब ये कक्षा षष्ठ से थोड़ा सा पैटर्न को चेंज किया है। अब कक्षा षष्ठ से ही वोकेशनल एजुकेशन देने की बात हो रही है। किसी न किसी वोकेशंस के साथ चीजें उस लेवल पर कुछ ट्रेड्स तय कर देना है। हो सकता है विद्यालय के अनुसार थोड़ा ट्रेड्स में बदलाव हो, क्योंकि रिसोर्स पर्सन भी उपलब्ध होना चाहिए, चाहे आपके विद्यालय के टीचर सिखावे या हम पार्ट टाइम किसी रिसोर्स पर्सन। और इस वोकेशनल एजुकेशन के बाद यह भी है कि फिर उसका इंटर्नशिप होगा, कहीं न कहीं स्किल्ड लोगों के साथ उनको थोड़ा समय बिता करके उन चीजों को सीखना, उसमें और स्किल्ड क्लब क्या होता है। कोडिंग पर तो काफी बल है भाई, ये तो या तो +2 तक के प्रधानाचार्य बैठे हुए हैं, CBSE भी काफी बल दे रही है इस पर। कोडिंग का मतलब हो गया जो नेट से संबंधित है, वेब से संबंधित है, वेबसाइट है, आजकल डिफरेंट प्रकार के एप्स बनाने की क्षमता बच्चों के अंदर विकसित हो जाए, वे जो लर्निंग एप्स आते हैं, है ना, कुशलताएं 6 क्लास से ही बच्चों के अंदर कैसे विकसित हो जाए, इसका प्रावधान भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर किया गया है। और इस लेवल पर होमवर्क बच्चों को 1 घंटे का देना है, 2 घंटे का नहीं देना है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर 6, 7, 8 के लिए यह दिया गया है कि होमवर्क कम देना, वो कर रिफ्लेक्टिव मेथड से वह कैसे सीखे। रिफ्लेक्टिव मेथड का मतलब क्या होता है? रिफ्लेक्टिव मेथड से सीखना कैसे? बच्चे स्वयं के स्तर पर चिंतन करें, 9 से लेकर के 12 तक, और इस लेवल पर अब पढ़ाई पर ज्यादा फोकस है, बच्चों के सीखने पर ज्यादा फोकस है, कुशलताओं के विकास पर ज्यादा फोकस है। फिर यहां 9, 10, 11, 12 में 2 घंटे के होमवर्क का सजेशन है कि 2 घंटे का होमवर्क बच्चों को मिलना चाहिए। यहां भी कोडिंग की शिक्षा बच्चों को देने की बात है। और अब धीरे धीरे कुछ विद्यालय जो कर सकते हैं, उनको इस लेवल पर बच्चों को कुछ न कुछ फ्रेंच जैसे है, या चाइनीज है, स्पेनिश है, जर्मन है, जापानीज है, इस प्रकार के लैंग्वेज की प्रारंभिक जानकारी देना कि कोई न कोई एक फॉरेन लैंग्वेज 12 पास करते करते हमारे बच्चे को आ जाए। ये 9 क्लास से हम सबको ऐसा प्रयास करना है। ये चूंकि ये एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन है, वैश्वीकरण का युग है। वैश्वीकरण के युग में हमारा साक्षात्कार पूरी दुनिया के साथ होता है, पूरी दुनिया के साथ हम इंटरेक्ट होते हैं। आज हमारे बच्चे दूसरे देशों के अंदर जा रहे हैं, है ना। अभी कोरोना के अंदर देखा आपने कि कितने बच्चे, हमारे लाखों बच्चे दूसरे चीन में जाकर के और अन्य देशों में जाकर के मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, है ना। अभी वो पिछली बार क्या हुआ, जो तालिबान घुसा है अफगानिस्तान में कितने बच्चे हमारे पढ़ रहे थे, है ना, जहां से भाग भाग करके हमारे बच्चे आए हैं। सरकार की मदद से वे लोग वहां से निकल सके किसी प्रकार से। तो काफी संख्या में हमारे बच्चे दूसरे देश भी जा रहे हैं, और वहां का लैंग्वेज अगर उनको मालूम नहीं रहता है तो इसके हमें कठिनाई भी होती है, जाकर उसे सीखना पड़ता है। अगर इस प्रकार का कोई एक लैंग्वेज हम उनके अंदर डाल देते हैं और इस प्रकार का कोई स्किल उनके अंदर आ जाता है, ये बहुत बड़ी बात होती है ना। तो इसलिए उस लेवल पर हमें इसका प्रयास भी करना चाहिए। तो बातें तो बहुत सी हैं, और कुछ चीजों को 2025 तक अचीव करना है। जैसे फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी की बात है,
2025 तक का टारगेट था कि हमारी ये स्थिति बननी चाहिए कि हर विद्यालय इस मामले में बिल्कुल कुशल हो जाए, अपने को वह सिद्ध कर सके कि नहीं, हमारे यहां जो बच्चे पंचम पास करके निकलते हैं उनकी स्थिति न्यूमरेसी के मामले में, लिटरेसी के मामले में, साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान के मामले में बहुत अच्छी रहती है। यह स्थिति हमारी होनी चाहिए। क्लासरूम में टीचर स्टूडेंट का जो रेशियो है 130 होना चाहिए, यानी एक टीचर पर 30 स्टूडेंट से ज्यादा नहीं हो। फिर विभिन्न लेवल पर भाषा मेला का, गणित मेला का, विज्ञान मेला का आयोजन करना, फिर भाषा सप्ताह मनाना, विज्ञान सप्ताह मनाना, संस्कृत सप्ताह मनाना, हिंदी सप्ताह मनाना, जो विद्या भारती के विद्यालयों में पहले से भी हम करते आ रहे हैं, है ना, बहुत कुछ करते आ रहे हैं। बहुत से विद्यालय में ये सारे मेले और वीक्स, डेज इस प्रकार के हम मनाते रहे हैं। लेकिन इन चीजों को और भी कैसे हमको करना चाहिए। फिर पुस्तकालय को जीवंत करना, लाइव लाइब्रेरी। लाइव लाइब्रेरी क्या होती है? केवल पुस्तकें सजी हुई नहीं हो, बल्कि पुस्तकों का उपयोग सुनिश्चित करना। लाइव लाइब्रेरी उसको कहा जाता है जिसमें केवल 10,000 पुस्तकें हो, वह लाइव लाइब्रेरी नहीं है। गिनती तो बड़ी अच्छी है, लेकिन वह लाइब्रेरी उपयोगी कितनी है? बच्चों तक एक्सेशन, पहुंच उस लाइब्रेरी की है कि नहीं? आचार्य तक पहुंच है कि नहीं? और अगर कहीं पर लाइब्रेरी का एक्सेशन समाज के साथ भी है, तो यह तो और भी बहुत विशिष्ट बात हुई, बहुत अच्छी बात है कि स्टूडेंट्स एंड टीचर्स के अलावे हम समाज तक भी उस लाइब्रेरी को पहुंचा रहे हैं। वह लाइव लाइब्रेरी है। यह हमारी लाइब्रेरी लाइव कैसे हो? साथ ही साथ बच्चों के जो क्रिएशंस हैं, अच्छा चित्र बनाता है, किसी की हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है, किसी का और कोई क्रिएशन बहुत अच्छा है, उन चीजों को कैसे हम पब्लिक डोमेन में लाएं। पब्लिक डोमेन क्या है? हमारा नोटिस बोर्ड है, हमारा डिस्प्ले बोर्ड है। उन जगहों पर अच्छे बच्चों के क्रिएशंस को, उनकी रचनाओं को, कर्तृत्व को कैसे उन जगहों पर लाना, ताकि समाज देखे, अभिभावक देखे, है ना। कभी हमारा कोई बड़ा कार्यक्रम होता है तो बच्चों के अच्छे क्रिएशंस को वहां एग्जीबिशन के रूप में लगाना, प्रदर्शनी के रूप में लगाना, ताकि समाज वो देखे। इन चीजों पर भी एनईपी के अंदर सजेशंस हैं। टेक्नोलॉजी के उपयोग पर काफी बल है, और टेक्नोलॉजी का उपयोग टीचर सब्स्टिट्यूट के रूप में नहीं, बल्कि हेल्पिंग टीचिंग एड के रूप में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि चलो टीचर आज बहुत कम है, कंप्यूटर रूम में जाके भेज देते हैं। टीचर आज कम है तो प्रोजेक्टर पर जो है कुछ बता रहे हैं, ऐसे ही, है ना। प्रोजेक्टर चालू कर दिया, कोई वहां नहीं है, बच्चे अपना देख रहे हैं, सुन रहे हैं। ये नहीं, इस रूप में नहीं होना चाहिए। इसमें सजेशन है कि टीचर सब्स्टिट्यूट नहीं, शिक्षक विकल्प के रूप में टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं, बल्कि शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में टेक्नोलॉजी का उपयोग होना चाहिए। तब बच्चे जो है अधिक से अधिक लाभान्वित हो सकेंगे। साथ ही शिक्षण के समय बाइलिंगुअल अप्रोच होना चाहिए। 2 भाषा में उनको समझाना, चाहे अंग्रेजी हिंदी में समझाना, किस चीज को अंग्रेजी भी बोलना, कुछ वर्ड्स, सेंटेंस अंग्रेजी में पढ़ा रहे हैं तो कभी कभी हो सकता है बच्चे को समझने में दिक्कत है, तो मदर टंग में भी समझा दिया। बच्चे को समझना चाहिए, कंसेप्ट आना चाहिए। कंसेप्ट अगर नहीं है तो आपका पढ़ाना बेकार है। वो कंसेप्ट हो सकता है एक लैंग्वेज में नहीं हो, तो इसलिए बाइलिंगुअल अप्रोच के साथ बच्चों को समझाना, जैसे वो सीखे बच्चों को सिखा देना है, इस बात का भी सजेशन है। और एक बात पर, बातें बहुत सी हैं, एक बात और मैं बताऊंगा। अब सिक्योरिटी एंड सेफ्टी स्कूल कैंपस की, स्कूल में बच्चों की, यह प्रायोरिटी का विषय है। इस पर हम सबको काफी बल देना है कि हमारे विद्यालय में बच्चों के साथ किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। सिक्योरिटी सेफ्टी का मतलब यह नहीं हुआ कि कोई घटना नहीं घट जाए, केवल इतना नहीं है, बल्कि अगर वह बाथरूम में बच्चा जाता है तो हमारा बाथरूम इतना अच्छा होना चाहिए कि वहां कोई फिसल करके गिरे नहीं। कोशिश यह होनी चाहिए, है ना। यानी हमारे विद्यालय का कैंपस, हमारे विद्यालय के टॉयलेट्स या कोई भी हिस्सा है वो बहुत सिक्योर्ड हो। कहीं बिजली वगैरह का जो स्विच बोर्ड है, वहां पर कोई स्विच कभी कभी उखड़ जाता है, वहां पावर जो है वो सीधा अगर उंगली टच किया जाए तो पावर के साथ उसका सरोकार बन जाता है।
ऐसी स्थिति हमारे यहाँ नहीं होनी चाहिए। कई प्रकार की दुर्घटनाएं उसके कारण होती हैं। कहीं पर तार में किसी प्रकार का लीकेज नहीं हो, फॉल्ट नहीं हो, उसके कारण से परेशानी होती है। ये फुल प्रूफ होना चाहिए सिक्योरिटी की दृष्टि से, सेफ्टी की दृष्टि से। तो इन्हीं कुछ बातों के साथ न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की चर्चा आपके साथ अभी हमने पूरी की है। विषय अधूरा है, लेकिन फिर भी जितनी बातों की हमने चर्चा की है, सबसे मुख्य बात है कि किस स्टेज पर बच्चों के लिए क्या करना। हमारे लिए तो यही मुख्य समझ की बात है, और उस चीज को हम अगर बढ़िया ढंग से करते हैं, यह माना जाएगा कि विद्या भारती के विद्यालयों में एनईपी का क्रियान्वयन बहुत अच्छी तरह हो रहा है। इसलिए पुनः आप सबको सुझाव है कि अगर संगठन के स्तर पर सजेशन है तो उसका अनुपालन करना, लेकिन केवल संगठन में हो सकता है उस स्तर से अभी बहुत सारी बातें आपको नहीं बताई गई हों, बहुत सारे निर्देश नहीं दिए गए हों, तो एनईपी को के ड्राफ्ट को खुद से पढ़ना, पढ़ करके समझना, उसमें जो क्रियान्वयन की बातें अपने स्तर पर है। हम किताब लागू नहीं कर सकते, हम सिलेबस नहीं बना सकते, लेकिन उसके वैशिष्ट को, उसके जो फीचर्स हैं, जो कैरेक्टर्स हैं, उन चीजों को हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। उसके लिए हम स्वतंत्र हैं। इन्हीं कुछ अपेक्षाओं के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद आप सबको।